So, all right, dear students, let's take chapter 10, wave optics. Okay, means in this chapter we will study about light and we will consider it to be a wave. Okay, और भाई कौन सी वेव मानेंगे? मैकेनिकल वेव. We will consider it to be a मैकेनिकल वेव. और ये जो हाइपोथेसिस थी ये सबसे पहले दी क्रिश्चियन हाइजेंस नाम के साइंटिस्ट ने इन 1678. उन्होंने कंसिडर किया कि भाई जो लाइट है सन से लेकर के लाइट अर्थ तक पहुंच रही है. लाइट को एज ए पार्टिकल माना पहले न्यूटन ने. उसके बाद हाइजेंस ने साथ साथ ही कहा कि नहीं जी, लाइट तो वेव है, लाइट तो एक तरह की एनर्जी है, एनर्जी डिस्टर्बेंस है. जैसे साउंड एनर्जी होती है ऐसी लाइट एनर्जी है, फील भी तो होती है. आप लाइट में खड़े हो जाओ तो वार्मथ महसूस होती है, इज़न्ट इट? गर्मी भी तो महसूस होती है. हमें थोड़ा महसूस होता है कि हमें एनर्जी मिल रही है, इज़न्ट इट? भाई धूप में अगर खड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सन से हमें एनर्जी मिल रही है. आसपास के पेड़ पौधे वो सब भी एनर्जी ले रहे हैं, उन्हीं से तो ले रहे हैं. फोटोसिंथेसिस सबको पता है. माने लाइट एनर्जी है, ये तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में. और अगर एनर्जी है तो फिर वेव के तरीके से होनी चाहिए. जैसे साउंड एनर्जी वेव के तरीके से स्प्रेड करती है तो लाइट एनर्जी भी वेव के तरीके से स्प्रेड करनी चाहिए. यस और नो? तो वही यही बात जो है क्रिश्चियन हाइजेंस के माइंड में थी और उन्होंने लाइट को वेव माना. अब उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक तरह की वेव जानी जाती थी. कौन सी बोला? तो यानी कि सिर्फ मीडियम की जरूरत थी ट्रेवल करने की. और सन से लेके यहां तक ये भी सबके समझ में आ रहा था कि जो एटमॉस्फेयर है वो जैसे अर्थ के अराउंड है या थोड़ा बहुत प्लेनेट के अराउंड या सैटेलाइट के अराउंड मामूली ना के बराबर. दूसरा मेन तो अर्थ के अराउंड ही है. और उसकी एक लिमिट थी कि वो यहां तक सिर्फ एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद एटमॉस्फेयर नहीं है. एटमॉस्फेरिक गैसेज तो थी नहीं, तो फिर कौन मीडियम है? तो उसलिए लाइट के लिए एक नया मीडियम ही हाइपोथेसाइज कर लिया गया. एक नया मीडियम माना गया, सोचा गया. उस मीडियम को नाम उन्होंने दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर. ल्यूमिनिफेरस ईथर. तो क्या कहा हाइजेंस ने? क्रिश्चियन हाइजेंस कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जहां कोई मीडियम है या जहां कोई मीडियम नहीं है, लेकिन ल्यूमिनिफेरस ईथर जरूर है. इट इज एवरीवेयर, इट इज प्रिवलेंट एवरीवेयर. जैसे कहते हैं ना ओमनी प्रेजेंट, जैसे गॉड के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्याप्त. बिल्कुल. तो उसी तरीके से उन्होंने कहा ल्यूमिनिफेरस ईथर इज ओमनी प्रेजेंट. ये सर्वव्याप्त है, इट्स एवरीवेयर. जहां कहीं भी खाली जगह वहां ल्यूमिनिफेरस ईथर. अब लाइट जो है जब चलेगी तो ल्यूमिनिफेरस ईथर के पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी और इस तरीके से लाइट एनर्जी पास ऑन होती चली जाए. ठीक है? तो ल्यूमिनिफेरस ईथर में वाइब्रेशंस क्रिएट करते करते और लाइट एनर्जी पास ऑन होती चली जाएगी सोर्स से लेकर के और जहां तक भी उसे पहुंचना है. गॉट इट? तो इस तरीके की बात हाइजेंस ने कही और भाई उनकी बात को मान भी लिया गया. ठीक है? अब अगर ये बात मान ली गई तो इसके साथ कुछ चीजें और भी जुड़ी हुई हैं जो हमें सीखनी और समझनी पड़ेगी. ठीक है? लाइक जो सबसे पहली बात जो आती है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो है वेव फ्रंट, जो हमें जानना है. हम वेव थ्योरी ऑफ हाइजेंस पढ़ने वाले हैं और जो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में उन्होंने पुट फॉरवर्ड की. ओके? तो सबसे पहली बात जो इसमें हमें सीखने को मिलती है, जो हमें जाननी होती है, वो है वेव फ्रंट क्या होता है. व्हाट इज वेव इन केस ऑफ लाइट? वैसे वेव फ्रंट का मतलब मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे किसी दूसरे वेव के तरीके से देखें, क्योंकि वेव फ्रंट हर एक वेव से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है. ये क्वांटिटी है जो हर किसी के केस में बन करके आएगी. ठीक? तो क्या होता है वेव फ्रंट? लाइक अगर मैं वाटर वेव की बात करूं, क्योंकि वाटर वेव हमें दिखाई देती है, तो जो दिखाई देती है उसकी टर्म्स में बोलता हूं, आप समझ पाओगे.
मान लीजिए आप एक पॉन्ड है, कोई पानी भरा हुआ है उसमें आपने पत्थर गिरा देते हैं, तो पत्थर गिराते ही एक वेव क्रिएट होती है ना। जो वेव की शेप होती है, जिस शेप में वो वेव आगे बढ़ती है, वो क्या शेप है? सर्कुलर, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो जिस शेप में वेव आगे बढ़ती है, वेव फ्रंट, यानी कि फ्रंट से वेव कैसी विजिबल हो रही है, बस वही नाम है वेव फ्रंट। ओके, हालांकि डिफाइन किया जाएगा, लेकिन मैं आपको वैसे इसे एक आइडिया सा दिया इसका कि वेव फ्रंट है क्या। डेफिनेशन क्या होगी वो आपको नोट करनी पड़ेगी, मैं कराऊंगा, डोंट वरी। तो वेव फ्रंट शेप के हिसाब से समझ में आया। ठीक, वाटर के केस में कैसा वेव फ्रंट होता है? सर्कुलर वेव फ्रंट होता है। उस हिसाब से अगर अब मैं आपसे कहूं कि भाई हमें तो लाइट का वेव फ्रंट की बात करनी है, और जो सोर्स है हमारा लाइट सोर्स वो है पॉइंट लाइट सोर्स, पॉइंट लाइट सोर्स। ओके, इस फॉर्म में है पॉइंट फॉर्म, जैसे एक छोटा सा एक बल्ब हो, लाइट बल्ब, ठीक है, पॉइंट। अब अगर कोई छोटा सा लाइट बल्ब है तो इससे जो लाइट चलेगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी, या कोई और तीसरी इस डायरेक्शन, माने 2 3 4 इंक्रीज डायरेक्शन है ना, इसमें वो जाएगी या ज्यादा है? तो सारी है भाई, बिल्कुल सही बात है। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ा है कि मुझे तो ये वाली डायरेक्शन अच्छी लग रही है, मैं तो इधर को जाऊंगी, है नहीं। लाइट के लिए ऐसा तो कोई केस नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है। लाइट सोर्स अगर ऑन होगा तो उससे लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड करेगी। वाटर के केस में एक रेस्ट्रिक्शन था, क्या? वाटर को चलने के लिए जो वाटर वेव को चलने के लिए जो पार्टिकल्स मिल रहे थे वो वाटर के तो पार्टिकल्स थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स से थे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे हवा में तो नहीं थे, वो प्लेन में थे, isn't it? तो क्योंकि वो प्लेन में थे तो इसलिए हमें जो वेव फ्रंट दिखाई दिया वो कैसे शेप का दिखाई दिया? प्लेनर दिखाई दिया। सर्किल इज अ प्लेन फिगर, आपको पता है ना सब, सर्किल इज अ प्लेन फिगर, तो इसलिए हमें वो सर्कुलर फॉर्म यानी कि उस प्लेन में दिखाई दी। वाटर के अंदर बनी थी तो वाटर वेव भी बनी थी। अब यहाँ पे ये जो वेव बन रही है, लाइट वेव, ये कहाँ बन रही है? ये स्पेस में बन रही है, और पूरे स्पेस में हर जगह पे कौन मौजूद है? ल्यूमिनिफेरस ईथर, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस ल्यूमिनिफेरस ईथर मौजूद है। तो अब सोच के बताइए एक पल के लिए कि अगर ये पॉइंट लाइट सोर्स ऑन होता है तो इसके वेव फ्रंट की क्या शेप होनी चाहिए? एब्सोल्युटली राइट, इसकी शेप क्या बैठेगी? स्फेरिकल शेप बैठेगी, क्योंकि ये यहां से हर डायरेक्शन में फैलेगी, इसके लिए कोई प्लेन फिक्स नहीं है। तो पॉइंट लाइट सोर्स से जब लाइट एमिट होकर के चलेगी तो जिस शेप के जो अंदाजा लगता है, जिस शेप पे वो आगे बढ़ेगी, इस शेप की फॉर्म में, वो कैसे बैठेगी? स्फेरिकल शेप बन करके। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है पॉइंट लाइट सोर्स, ठीक है। और वेव फ्रंट को अगर डिफाइन करने की बात आए तो इसे वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करेंगे, अब ये भी समझिए। नोटिस कीजिए आप, अगर हम वाटर वेव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने मान लीजिए ये पॉन्ड है कोई, इस तरीके से आपकी तो कॉपी पे ठीक सिस्टम बैठेगा, मेरे लिए तो पॉन्ड ही मुझे वर्टिकल बनाना पड़ेगा, है ना। आपका तो हॉरिजॉन्टल ठीक बैठता है, ये मुझे तो पॉन्ड भी ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये पॉन्ड है और राइट, और यहाँ पत्थर गिराया, ये गिराया हमने, और गिर के फिर जो ये इस टाइप से, ये ऐसे वेव बन करके चले। अच्छा, जो वेव होती है उसमें क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, आपको पता ही होगा। क्रेस्ट ट्रफ दोनों होते हैं। क्रेस्ट कौन से इससे होते हैं? हाँ, जो मीन पोजीशन से अप जाते हैं, और ट्रफ जो मीन पोजीशन से डाउन चले जाते हैं, मीडियम पार्टिकल्स, ठीक। तो मान लीजिए क्रेस्ट को हम सॉलिड से दिखा रहे हैं और ट्रफ को हम डॉटेड से दिखा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात सोच के बताइए, जैसे वेव शेप हम बनाते हैं, ये हमने वेव शेप बनाई, जनरली हम इस पॉइंट को क्रेस्ट बोल देते हैं इस तरीके से, हालांकि क्रेस्ट पूरा हिस्सा है जो ऊपर उठा हुआ है, चल पर पॉइंट इसका एक्सट्रीम ले लेते हैं। तो ये वाला जो बिल्कुल जो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ठीक है। इन सारे ऊपर वाले पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ये सारे ऊपर वाले, क्योंकि हर तरफ जो चल रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, देखिए ये तो हम एक दिखा रहे हैं एक साइड, फिर ये इसके बगल में इधर भी है, फिर ये इधर भी है, हर तरफ है। तो अगर सारों को हम, सारे टॉप पॉइंट्स को हम मिला दें तो क्या शेप मिल रही है हमें? अभी तो सर्किल मिल रहा है ना, ये जो सर्किल हमें मिल रहा है ये सम टोटल है,
यानी कि सबके क्रेस्ट को हमने आपस में मिलाया, हमें सर्किल मिल गया। और क्रेस्ट कौन से पॉइंट्स हैं? जो किसी इंस्टेंट सेम फेज में वाइब्रेट करें, ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। तो उन सबको मिलाकर के जो शेप हमें मिल रही है उस शेप को हम क्या नाम दे रहे हैं? वेवफ्रंट। बस यही डेफिनेशन होती है वेवफ्रंट। वेवफ्रंट को डिफाइन कैसे करेंगे? शेप, अ शेप formed by joining all those points, a shape which is formed or obtained by joining all those points of medium particles, all those points of medium particles which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase at an instant of time, which are vibrating in the same phase at an instant of time। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो सेम फेज में आपने एकदम से जैसे पोज कर दिया, एक वेव बनी हुई है और आपने उसे पोज बटन लाइन दबा दिया तो रुक गया वहीं पे सब कुछ। उसके बाद जो सेम फेज में है उन सबको मिला दो आपस में, और मिला के जो शेप आपको मिले वो शेप क्या होगी? उस शेप को हम वेवफ्रंट बोलेंगे। ठीक, ये मैंने आपको जनरल डेफिनेशन लिखाई वेवफ्रंट। इसे पर्टिकुलर कर सकते हैं, पर्टिकुलर लाइक आप अगर इसे वाटर के केस में बोलना चाहो तो मीडियम पार्टिकल्स को वाटर मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं आप। अगर आप यहां इसे लाइट की फॉर्म में बोलना चाहो तो ऑल दोज पार्टिकल्स ऑफ ल्यूमिनिफेरस ईथर, बस ये नाम और इसमें जोड़ देना, ऑल दोज पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की जगह ल्यूमिनिफेरस ईथर विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। तो मीडियम को आप पर्टिकुलर नाम दे दोगे तो उसी हिसाब से उसी का वेवफ्रंट हो जाएगा। तो लाइट के लिए मीडियम कौन है? तो फिर ये लाइट के वेवफ्रंट की डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने पॉइंट लाइट सोर्स के लिए एक एग्जांपल लिया था, आपसे पूछा कि वेवफ्रंट क्या होगा, कैसी शेप का होगा, आपने बताया स्फेरिकल, बिल्कुल ठीक बताया। लेकिन इसके अलावा दो शेप और भी होती है वेवफ्रंट की लाइट के केस में। तो ये हो ही गया जो पॉइंट लाइट सोर्स से बना, ये कैसा हो गया? तो स्फेरिकल हो गया। उसके अलावा एक सिचुएशन बनती है, लाइक आपने लीनियर लाइट सोर्स ले लिया। लाइट सोर्स कैसा है आपका? लीनियर। तो पॉइंट लाइट सोर्स था तो स्फेरिकल वेवफ्रंट, और अगर लीनियर लाइट सोर्स होगा तो कैसा बैठेगा? एब्सोल्युटली। तो अगर लीनियर लाइट सोर्स है देन द वेवफ्रंट विल बी सिलिंड्रिकल इन शेप, इट विल बी सिलिंड्रिकल। एक हो गया स्फेरिकल, एक हो गया सिलिंड्रिकल। हालांकि एक टाइप और भी है, और वो जो टाइप है वो इन दोनों का सब टाइप मान लो। स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल का एक सब टाइप होता है प्लेन, प्लेन वेवफ्रंट। तो तीन तरह की शेप आपको वेवफ्रंट की मन करके आएगी। एक हो गई स्फेरिकल, ये तो पॉइंट लाइट सोर्स के लिए है। एक हो गई सिलिंड्रिकल, ये लीनियर लाइट सोर्स के लिए है। और प्लेनर इनका सब टाइप मतलब कैसे? अब आप देखो, जैसे कि हमारा कोई पॉइंट लाइट सोर्स है, ये पॉइंट लाइट सोर्स है और आप इसके बहुत नजदीक हैं कहीं इस लाइट सोर्स के, तो यहां से ये मान लीजिए इसका वेवफ्रंट बैठा, स्फेरिकल है ना। और अगर आपका जैसे साइज है आपका, आपके साइज के हिसाब से पूरा कर्वेचर आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, नजदीक होने की वजह से ये पूरा अपना कर्वेचर शो करेगा। लेकिन अगर आप इससे दूर जाते हैं, क्योंकि ये तो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, इससे यहां अगर आप आ जाओ तो कुछ इस टाइप से स्फीयर बन करके आएगा। भाई बड़ी रेडियस का स्फीयर बैठेगा, तो बड़ी रेडियस का स्फीयर बैठेगा तब आप इसके एक पोर्शन के पास हो। जरा नोटिस कीजिए, जो पोर्शन आप एनकाउंटर करोगे उसमें कर्वेचर फील नहीं होगा, वो बिल्कुल प्लेन फील होगा।
ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फिलहाल आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम की जो सरफेस है वो आपको कैसी लग रही है? बिल्कुल प्लेन लग रही है। प्लेन है नहीं है भाई? जिस फ्लोर पे आप बैठे हो ये फ्लोर कर्ड है या प्लेन है? ये पूरी तरीके से प्लेन है। क्यों? क्योंकि आप इस अर्थ के, जो कि स्फेरिकल या ओवल शेप की है, उस अर्थ के बहुत छोटे से एरिया पे आप प्लेस्ड हो, बहुत छोटे से सरफेस एरिया में। तो इतना छोटा सा एरिया अगर आप एनकाउंटर करोगे तो प्लेन ही फील होगा ना। तो अगर आप, चाहे वो हो आपका पॉइंट लाइट सोर्स, चाहे वो लीनियर लाइट सोर्स हो, लीनियर से ये कर्वेचर ऐसे जा रहा है, सिलेंडर ऐसे बन रहा है ना, ये तो ये भी तो फैलेगा। तो फैलने के हिसाब से जितना हिस्सा आप एनकाउंटर करोगे वो कैसा फील होगा? बिल्कुल प्लेन फील होगा। तो व्हेन द ऑब्जर्वर इज फार अवे, व्हेन ऑब्जर्वर इज फार अवे फ्रॉम a point or a linear light source, from a point source or a linear light source, then shape of wavefront seems to be planar. जो शेप होगी वेवफ्रंट की वो कैसी होगी? वो प्लेनर शेप बन करके आती। ठीक है, आई होप वेव फ्रंट के तीनों टाइप्स आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। वेव फ्रंट क्या होता है? ठीक है, वेव फ्रंट को कैसे डिफाइन किया गया? वेव फ्रंट के तीन टाइप्स, प्लेन वेव फ्रंट, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट पॉइंट के लिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट लीनियर लाइट सोर्स के लिए, और प्लेनर वेव फ्रंट जब इन दोनों से ऑब्जर्वर बहुत दूर। ठीक है, इसके बाद अब इसमें बात आती है कि हाइजेंस किस तरीके से अपने वेव थ्योरी को रखता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी गिवन बाय हाइजेंस। इसे कहते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल। रिगार्डिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल रिगार्डिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो हाइजेंस प्रिंसिपल है बेसिकली दिस इज ए सेट ऑफ सेवरल स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स की फॉर्म में उन्होंने दिया है। 3 स्टेटमेंट हैं बेसिकली इसमें, और इन स्टेटमेंट की मदद से वो बताते हैं कि ये जो लाइट है वो किस तरीके से आगे बढ़े, यानी कि जो वेव फ्रंट है इसे कैसे लोकेट किया जा सकता है। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ वेव फ्रंट आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे ही वो लाइट सोर्स ऑन हुआ तो लाइट सोर्स ऑन होने के बाद किसी भी वेव फ्रंट को लोकेट कैसे किया जाए, इस बात को बताने का तरीका है हाइजेंस प्रिंसिपल। मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा समझ में आ गया होगा। और ये 3 स्टेटमेंट्स की फॉर्म में दिया गया है। इसी की हेल्प से वो आगे जो बाकी फिनोमिनाज हैं उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। ये जो हाइजेंस प्रिंसिपल है इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे उन्हीं की हेल्प से आगे कुछ फिनोमिनाज को भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे रिफ्लेक्शन है, जैसे रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अब तक हमने रे थ्योरी के हिसाब से सीखे थे, उसी के लॉज भी दिए गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़े। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, या रिफ्लेक्शन में स्नेल्स लॉ जैसे आपने पढ़ा है। तो वहां पे हम रेज ड्रॉ करते थे और उसके बेस पे हम ये सारे रूल्स वगैरह हमने दिए हैं। तो यही जो लॉज है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के, इन्हें हाइजेंस की वेव थ्योरी यानी कि हाइजेंस को प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके भी एक्सप्लेन किया जा सकेगा। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ फिनोमिनाज आप यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे, जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, जो प्योर वेव फिनोमिनाज है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये सिर्फ वेव ही इन फिनोमिनाज को शो कर सकती है। पार्टिकल नेचर से इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था
और नहीं किया जा पाया उस टाइम में, लेकिन हाइजेंस का प्रिंसिपल यूज करके इंटरफेरेंस और डिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, कुल मिलाकर के सम अप करके बता देता हूं। हाइजेंस प्रिंसिपल हाइजेंस वेव थ्योरी को बताने का एक तरीका है जिसकी हेल्प से आप बाद में कई सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करें। ठीक है, और दिस इज अ सेट ऑफ सेवरल स्टेटमेंट्स, मेनली 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, और अगर वैसे पूछा जाएगा तो आप ये भी बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल द लोकेशन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी गिवन। गॉट इट? चलिए, इसका पहला स्टेटमेंट अब हम लेते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। पहला स्टेटमेंट क्या है इसका? उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं सबसे पहले। जैसे कि आप ये सोच के चलिए कि हम एक ऐसे रूम में बैठे हैं जो पूरी तरीके से साउंड प्रूफ है। वी आर लाइक सिटिंग इन अ रूम कंप्लीटली साउंड प्रूफ। तो उसके अंदर अगर हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज हम एक दूसरे सब सुन पा रहे हैं, लेकिन बाहर अगर कोई बगल वाले कोई रूम में है वो हमारी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे। स्पेशली रूम के अंदर बोल भी कौन रहा है? सिर्फ टीचर बोल रहा है, ये मान लो, और कोई नहीं बोल रहा है, स्टूडेंट बैठे सुन रहे हैं। तो टीचर इज स्पीकिंग, अदर्स आर लिसनिंग, लेकिन सिर्फ उस रूम के स्टूडेंट ही टीचर की बात को सुन पा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस साउंड प्रूफ रूम में हम किसी एक जगह बैक साइड में कहीं पे जो एक साइड की वॉल है उसमें होल कर देते हैं। ठीक है, एक होल हम वहां पे बना देते हैं। अब जो होल जहां पे हमने बनाया है, सोचिएगा ध्यान से, जो बगल वाले रूम के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उन्हें जो आवाज आएगी वो किस जगह से आएगी? उस होल से आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि वो होल एक तरीके से सोर्स बन गया, क्योंकि साउंड एनर्जी जो थी, साउंड वेव जो थी, वो पूरे होल में फैल रही थी, पूरे होल में, लेकिन वो अंदर ही रह रही थी क्योंकि उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और उसे बाहर जाने का रास्ता हमने दे दिया कहीं पीछे एक ओपनिंग बना करके, तो उस ओपनिंग के थ्रू वो अब साउंड एनर्जी दूसरे रूम में एंटर कर गई। तो क्योंकि उस ओपनिंग के थ्रू साउंड एनर्जी दूसरे रूम में एंटर की है, तो वो साउंड सोर्स हो गया दूसरे रूम के स्टूडेंट्स के। ठीक है, क्या वो प्राइमरी सोर्स है? प्राइमरी सोर्स तो वो टीचर है जो बोल रहा है ना? तो वो कौन सोर्स हुआ? लेकिन क्या वो प्राइमरी की तरह बिहेव नहीं करेगा? क्योंकि पूरी आवाज उन्हें भी सुनेगी, पूरी बात उन्हें भी सुनेगी जो वहां पे बैठे हुए हैं। तो उनके लिए वो जो सेकेंडरी सोर्स है वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि प्राइमरी सोर्स कर रहा है, क्योंकि वहां से भी साउंड एनर्जी उसी तरीके से जा रही है उन तक जैसे इस रूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स को सुन पा रहे हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर होती है? तो इसी बेस पे आप जो पहला स्टेटमेंट है हाइजेंस का वो समझ पाए। तो हाइजेंस के 3 स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो हम इसे रश नहीं करेंगे, इसमें बिल्कुल भी इसे इजीली लेंगे। तो ये अगले लेक्चर में मैं आपको ये हाइजेंस प्रिंसिपल पूरी तरीके से बताऊंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।